बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, ये जितने भी हमारे फिटर स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला इस समय चल रही है। और इस टेक्निकल एमसीक्यू का 1000 क्वेश्चन सीरीज का ये 10वां क्लासेस है जो आपके सामने सक्सेस जोन लेकर आया। तो ओके स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस जोन टेक्निकल यूट्यूब क्लासेस। और आप यहाँ पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, बेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप यदि सेमेस्टर में है, यदि आप किसी ईयर में अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो भी आप हमसे जुड़कर अपनी आईटीआई पे अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप फाइट करने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, यदि आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम भी यदि देना चाहते हैं, जैसे कि हमारे ये 10वां क्वेश्चन पेपर मैंने लिया था 10वीं क्लासेस का, तो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में लिया हुआ है। यदि आप अगले और भी क्वेश्चन सीरीज के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसके पश्चात उसके सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से टेलीग्राम लिंक को ओपन करके टेलीग्राम को जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे पीडीएफ्स और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी प्रोवाइड हो सकेंगे। यदि आप ये 1000 क्वेश्चन सीरीज की जो पीडीएफ है, अगर इसको बाय करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे हमसे संपर्क करके आप ये पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट जो भी इसरो की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी एनसीएल का जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, और लगभग आज एनसीएल का एग्ज़ाम जो है, एनसीएल की एग्ज़ाम डेट है, तो जो भी स्टूडेंट आज एनसीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सभी के लिए काफ़ी बेस्ट ऑफ लक, सक्सेस की तरफ से आप लोग बहुत ही अच्छा अपना एग्ज़ाम दें। चलिए, हमारा 226 नंबर का जो क्वेश्चन था, 225 नंबर तक के क्वेश्चन को हमने इसके पहले वाली वीडियो में क्लियर कराया हुआ है। यदि आप वहाँ से वॉच करना चाहते हैं, अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके, सक्सेस की प्लेलिस्ट में जाके 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू डाला होगा, वहाँ पे आप काफ़ी सारी जो पीडीएफ मैंने डाल चुका हुआ है, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल चुकी हैं, तो वहाँ से आप जो है आप इसको वॉच कर सकते हैं। चलिए, 226 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट भी था, सिल्वर ब्रेजिंग क्या होती है। तो सिल्वर ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग पे ही हम दोनों पे चर्चा करेंगे। चलते हैं 226 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। ओके, 226 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरह से है। सिल्वर ब्रेजिंग किस ताप पर की जाती है? व्हाट टेम्परेचर इज सिल्वर ब्रेजिंग डन? ऑप्शन है 450 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 250 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, हम लोग बात कर लेते हैं सिल्वर ब्रेजिंग पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेजिंग की, बात कर लेते हैं तो ब्रेजिंग कौन सा चैप्टर होता है आपका? ब्रेजिंग कौन सी प्रोसेस होती है? जितने भी हमारे जो नॉन फेरस मेटल होते हैं, जिनका जो गलनांक होता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, ऐसे मटेरियल्स जिनका गलनांक 700 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, जिन पर वेल्डिंग करना असंभव हो या जिन पर वेल्डिंग नहीं की जा सकती हो, तो उनको स्थायी रूप से ज्वाइंट करने के लिए उन सीटों को स्थायी रूप से या उन जो भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को स्थायी रूप से ज्वाइंट करने के लिए हम लोग ब्रेजिंग करते हैं। और सिल्वर ब्रेजिंग की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी हमारे कटिंग टूल्स होते हैं, कार्बाइड कटिंग टूल्स होते हैं, तो कार्बाइड कटिंग टूल्स की जो ब्रेजिंग की जाती है, कार्बाइड कटिंग टूल्स को जब हम लोग टूल्स पे अटैच करते हैं, ये मान के चलो हमारा कोई कार्बाइड कटिंग टूल है और इस कार्बाइड कटिंग टूल पे हम लोग कटिंग टूल की जो टिप है उसको क्या करते हैं, सिल्वर ब्रेजिंग के माध्यम से क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए। और अगर यदि आप कोई भी टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। तो किसी भी टूल में जब कार्बाइड की टिप को जोड़ा जाता है तो किस विधि से जोड़ा जाता है? सिल्वर ब्रेजिंग की विधि से जोड़ा जाता है। और सिल्वर ब्रेजिंग जो की जाती है वो कितने टेम्परेचर में की जाती है? वो की जाती है आपकी 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। चलिए, सिल्वर ब्रेजिंग में मुख्य रूप से जो एलाइंग एलिमेंट होता है वो आपका क्या होता है? सिल्वर होता है। और इसकी जो मात्रा रखी जाती है 40 से 60% तक इसकी मात्रा रखी जाती है। आगे हम और भी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम की बात करें, जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, तो उनमें लगभग आपका सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, सिल्वर ब्रेजिंग या फिर वेल्डिंग के बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यदि हम लोग सोल्डरिंग की बात कर लेते हैं तो जो सोल्डरिंग होती है आपकी 450 से कम डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है। और ऐसी धातुएं जिनका गलनांक कम होता है तो उस पर हम लोग क्या करते हैं? सोल्डरिंग करते हैं। यानी कि सोल्डरिंग काफ़ी कम टेम्परेचर पे की जाती है। तो सोल्डरिंग की जाती है लगभग आपका 96 डिग्री सेंटीग्रेड से 255 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोल्डरिंग करते हैं। यानी कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। ब्रेजिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ब्रेजिंग में मुख्य एलाइंग एलिमेंट होता है आपका क्या? स्पेल्टर होता है।
और स्पेल्टर क्या होता है? स्पेल्टर एक्चुअली में आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग स्पेल्टर कहते हैं। ये 450 से अधिक तापमान पर की जाती है, यानी कि ऐसी धातुएं जिनका गलनांक 700 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है उन पर हम लोग ब्रेजिंग नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसी धातुएं जिनका गलनांक 700 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, जिन पर वेल्डिंग करना असंभव हो, वहाँ पर हम लोग ब्रेजिंग करते हैं। सोल्डरिंग, सिल्वर ब्रेजिंग की अगर हम लोग बात करें, सिल्वर ब्रेजिंग को हम लोग सिल्वर सोल्डरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो सिल्वर ब्रेजिंग जो हो जाती है आपकी 600 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है, और ये भी मेटल के गलनांक से कम पर की जाती है, और ये भी एक प्रकार का स्थायी जॉइंट बनाती है। यानी कि टिप टूल की ब्रेजिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। बेल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेल्डिंग भी एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है, और ये धातु के गलनांक पर की जाती है। यानी कि जैसे माइल्ड स्टील का गलनांक कितना होता है? 1510 डिग्री सेंटीग्रेड माइल्ड स्टील का गलनांक होता है। तो आपका जो बेल्डिंग हो जाएगी वो धातु के गलनांक पर ही की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 227 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट भी रहता है, तो ये डाउट आप लोग आज यहाँ पर क्लियर कर लेंगे सक्सेस के साथ। टूल को ग्राइंड करते समय टूल रेस्ट तथा ग्राइंडिंग व्हील के मध्य कम से कम निम्न क्लियरेंस होना चाहिए। वाइल ग्राइंडिंग द टूल वेयर शुड एट लीस्ट अ लो क्लियरेंस बिटवीन द टूल रेस्ट एंड द ग्राइंडिंग व्हील। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 3 से 5 मिलीमीटर, 1 से 3 मिलीमीटर, टूल की चौड़ाई से थोड़ा अधिक, या फिर 1.2 से 2 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1.2 से 2 mm। हम लोग टूल को ग्राइंड करते समय टूल रेस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के मध्य कम से कम क्लियरेंस रखते हैं। अब ये चीज़ क्या होती है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील और टूल को ग्राइंड करने के लिए मैंने एक लगभग फिगर बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे ये आपका एक पेडेस्टल ग्राइंडर है, और इस पेडेस्टल ग्राइंडिंग में ही आपका ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, और ये आपका टूल रेस्ट है। इस टूल रेस्ट में जब हम लोग किसी टूल को ग्राइंड करते हैं, सपोज अगर हम लोग किसी चीज़ल को ग्राइंड करते हैं, सपोज दैट किसको ग्राइंड करते हैं? चीज़ल को ग्राइंड करते हैं। तो चीज़ल को ग्राइंड करते समय जब हम लोग टूल रेस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के बीच में जो क्लियरेंस रखा जाता है वो कितना रखा जाएगा आपका? 1.2 से 2 mm रखा जाएगा। सपोज दैट अगर इसका ये जो गैप है अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो आप जो भी टूल इस पर ग्राइंड करेंगे टूल आपका नीचे की ओर घिस जाएगा, और टूल आपका ग्राइंडिंग व्हील के अंदर घुस जाएगा, नीचे चला जाएगा, और आपको चोटिल भी कर सकता है। यदि एक गैप बहुत कम हो तो आपको जो टूल रेस्ट है वो आपके ग्राइंडिंग व्हील से क्या होने लगेगा? घिसने लगेगा। तो कम से कम आपका कितना गैप होना चाहिए? 1.2 से 2 mm मैक्सिमम ये गैप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे यूपीआरबी यूएनएल के भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सीरीज जो है पहले कर चुकी है, तो उसको भी देखने के लिए आपके सामने ये जो लिंक प्रोवाइड है, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी पीडीएफ पे, तो आप सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे? हमारे डायरेक्ट यूपीआरबी यूएनएल का जो सीरीज़ था उस सीरीज़ पे आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन 228 नंबर का क्वेश्चन है। रेक कटिंग करते समय कटर को आर्वर में फिक्स करते हैं। तो जब आप रेक कटिंग करते हैं, रेक क्या होता है? सबसे पहले हम लोग रेक देख लेते हैं। तो रेक होता है आपका, आपने देखा होगा ड्रिल मशीन में, ड्रिल मशीन की जो टेबल वर्किंग टेबल होती है, उस वर्किंग टेबल को अप एंड डाउन करने के लिए हम लोग रेक एंड पिनियन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा रेक है जो कि बनाया हुआ है, और इसके साथ पे एक अटैच होता है पिनियन, जिसको रोटरी मोशन देते हैं और ये पार्ट्स को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा जो रेक होता है। अब इस रेक की जब हम लोग कटिंग करते हैं, यानी कि जब हम लोग रेक में कोई भी दांतें काटते हैं, तो इस रेक में दांतें काटते समय जो कटर है उस कटर को आर्वर में कहाँ फिक्स करते हैं? ये हमारा आर्वर होता है, लॉन्ग आर्वर पे हम लोग कटर को फिक्स करते हैं, और लॉन्ग आर्वर के एकदम बीचों बीच हम लोग किसको फिक्स करते हैं? कटर को फिक्स करते हैं। ये हमारा कटर होता है, इस टाइप से हमारा कटर होता है जो कि रेक गियर को काटता है। किसको काटता है? ये रेक को। और ये हमारा जो देख रहे हैं आप, ये हमारा लॉन्ग आर्वर होता है, ये हमारा लॉन्ग आर्वर है। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से कि रेक कटिंग करते समय कटर को आर्वर में फिक्स करते हैं। कहाँ पे? बीच में, एकदम बीच में फिक्स करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्म गियर ड्राइव में स्पीड का जो अनुपात है वो किस पर निर्भर करता है? वर्म गियर ड्राइव की अगर हम लोग बात करें तो वर्म गियर ड्राइव क्या होता है? वर्म गियर ड्राइव अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वर्म गियर ड्राइव में स्पीड अनुपात जो है निर्भर करता है, स्पीड रेशियो इन वर्म गियर ड्राइव डिपेंड्स। ऑप्शंस हैं वर्म में चूड़ियों की संख्या और वर्म व्हील के फेस एंगल के बीच,
वर्म व्हील में दांतों की संख्या और वर्म के स्टार्ट की संख्या, वर्म की लीड और वर्म व्हील में दांतों की संख्या के, नंबर ऑफ टीथ इन लीड एंड वर्म व्हील ऑफ वर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वर्म गियर में जो ड्राइव होती है, ड्राइव में स्पीड का जो रेशियो होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं वर्म गियर क्या होता है। आप ये देख रहे हैं आपके सामने ये वर्म गियर है, ये आपका वर्म गियर है। इस वर्म गियर में आपका वर्म कहलाता है, यानी आपकी वर्म शाफ्ट है, और ये आपका कहलाता है वर्म गियर, ये आपका वर्म गियर कहलाता है। तो वर्म गियर में जितनी पिच है, यानी वर्म गियर के दांतों की जो भी पिच आपकी बनाई गई है, पिच क्या होती है, गियर में दो दांतों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग गियर का पिच कहते हैं। दो दांतों की जो संगत बिंदु होते हैं, उन संगत बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग किसी भी गियर का क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और इस वर्म में नंबर ऑफ स्टार्ट थ्रेड कितनी है, यानी कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, डबल स्टार्ट थ्रेड है, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है, यानी जितने भी स्टार्ट थ्रेड है, इस पर डिपेंड करता है आपका इसका जो रेशो होता है, स्पीड का जो रेशो होता है वो डिपेंड करता है। आंसर पे आ जाते हैं हम लोग। आंसर निकल कर आ जाता है हमारा यहाँ से कि वर्म गियर ड्राइव में स्पीड अनुपात निर्भर करता है आपका वर्म में दांतों की संख्या और वर्म के स्टार्ट की संख्या पे निर्भर करता है। यानी कि आंसर हमारा कौन सा निकल कर आ जाता है, बी हमारा यहाँ से आंसर क्लियर हो जाता है। चलिए वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर हमारे समझाने के टाइम पे ही आप इसको याद कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन 230 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेक मिलिंग अटैचमेंट का प्रयोग तब करते हैं जब रेक की लंबाई होती है। यूज रेक मिलिंग अटैचमेंट व्हेन रेक लेंथ इज लॉन्गर। ऑप्शंस हैं 400 mm से अधिक, 300 mm से अधिक, 100 mm से अधिक, या फिर 150 mm से अधिक। तो रेक मिलिंग अटैच की हम लोग बात कर रहे हैं। रेक मिलिंग अटैच मिलिंग मशीन में या स्टैंडर्ड मिलिंग मशीन की बात करते हैं हम लोग, या फिर हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की बात करते हैं, जिस पर मैक्सिमम रूप से आपके क्या काटे जाते हैं, रेक काटे जाते हैं। तो उस रेक की अगर लंबाई, ये जो रेक है आप इसको हम लोग रेक बोलते हैं, ये अपरिमित या असीमित व्यास का एक गियर होता है जिसका कोई भी व्यास नहीं होता है। और इसकी लंबाई, यदि इसकी लंबाई आपकी टोटल कितनी हो, 400 mm से अधिक हो, यानी कि आंसर आपका ये आ रहा है ए। यदि आपका रेक की लंबाई 400 mm से अधिक होती है तो ही हम लोग रेक मिलिंग अटैचमेंट का प्रयोग करेंगे। यदि 400 mm से कम रेक की लंबाई होगी तो हम लोग रेक मिलिंग अटैचमेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट ही हम लोग हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन से या फिर वर्टिकल मिलिंग मशीन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेक मिलिंग कर सकते हैं। चलिए स्टेलाइट कटिंग टूल की मटेरियल की रेड हार्डनेस होती है। स्टेलाइट कटिंग टूल मटेरियल हैज़ रेड हार्डनेस। ऑप्शंस हैं 820 डिग्री सेंटीग्रेड, 850 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड, या 660 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे मैं आपको निमी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आंसर मैं आपको निमी के ही अकॉर्डिंग बताऊँगा जो कि निमी में दिया हुआ है। हालांकि और भी इंजीनियरिंग की जो बुक है उनमें आंसर अलग अलग होते हैं, तो उस आंसर पे मैं नहीं जाऊँगा। इस आंसर की अगर हम लोग बात करें, स्टीलाइट कटिंग टूल मटेरियल की जो रेड हार्डनेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेड हार्डनेस होती है 700 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर जाएगा आपका सी। स्टीलाइट की कटिंग टूल की रेड हार्डनेस 700 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। चलिए रेड हार्डनेस एक्चुअली में होती क्या है, उस रेड हार्डनेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यानी कि किसी भी कटिंग टूल की अगर हम लोग बात करें, किसी भी कटिंग टूल मटेरियल का वह गुण जिसके कारण उच्च तापमान पर भी उसे ऑपरेट किया जा सके, वो आपका क्या कहलाता है, रेड हार्डनेस कहलाती है। सपोज दैट आपका ये एक टर्निंग टूल है और इस टर्निंग टूल का जो मटेरियल है वो है आपका हाई स्पीड स्टील। कितना है आपका, हाई स्पीड स्टील। जब ये कटिंग प्रोसेस करता है तो कटिंग प्रोसेस करने के दौरान कटिंग टूल में आपकी एक हीट उत्पन्न होती है, और टूलों का ये गुण होता है कि जैसे ही उसको गर्म किया जाता है तो टूल की जो हार्डनेस है वो कम होने लगती है, प्लास्टिसिटी बढ़ने लगती है। तो किसी भी कटिंग टूल मटेरियल का वह गुण जिसके कारण उसे उच्च तापमान पर भी क्या कर सकें, हम लोग ऑपरेट कर सकें। यानी कि कटिंग टूल कटिंग करते करते जब उसमें टेम्परेचर बढ़ने लगता है तब भी वह अपनी कटिंग क्षमता, कटिंग एबिलिटी को क्या बनाए रखता है। यानी कि वह कटिंग करने की क्षमता उसके अंदर मौजूद होती है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेड हार्डनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने निमी के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी सारे जो कटिंग टूल्स होते हैं उन कटिंग टूल्स की रेड हार्डनेस को डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि हाई कार्बन स्टील के जैसे आपके फाइल बनाई जाती है, चीज़ल बनाई जाती है आपकी, और भी जो स्क्राइबर होते हैं
हेक्सा ब्लेड होती है वो बनाए जाते हैं। तो हाई कार्बन स्टील की जो रेड हार्डनेस होती है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यदि हाई स्पीड स्टील की अगर हम लोग बात करें तो हाई स्पीड स्टील की 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रेड हार्डनेस होती है। स्टीलाइट कटिंग टूल की अगर हम लोग बात करें, जो कि स्टील आपका किसका बनाया जाता है, स्टीलाइट बनाया जाता है क्रोमियम कोबाल्ट कार्बन और टंगस्टन का मिलाकर स्टीलाइट बनाया जाता है। तो इसकी आपकी 700 डिग्री सेंटीग्रेड रेड हार्डनेस होती है। आगे भी अगर हम लोग बात करते हैं कार्बाइड के कटिंग टूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बाइड कटिंग टूल की जो रेड हार्डनेस होती है अकॉर्डिंग टू निमी की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू निमी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू निमी आपकी 760 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यदि हम लोग और दूसरी बुक की बात करते हैं तो और दूसरी बुकों में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपको ऑप्शन में दिया गया है। सिरामिक कटिंग टूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिरामिक कटिंग टूल की जो रेड हार्डनेस है वो 1250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। डायमंड कटिंग टूल की अगर हम लोग बात करें तो डायमंड कटिंग टूल की 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग आपकी रेड हार्डनेस होती है। यानी कि जो आपका डायमंड कटिंग टूल है वो आपका 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी ऑपरेट किया जा सकता है और साथ ही वह अपने अंदर कटिंग एबिलिटी को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 232 नंबर का जो क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी फटाफट लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड हो सकें और आप अपने टेक्निकल नॉलेज को अच्छे से अच्छा गेन कर सकें, आप अपने टेक्निकल नॉलेज को बढ़ा सकें और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है उस पर सब में आप फाइट करके आप एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें और अपनी लाइफ में सेटल हो सकें। चलिए 232 नंबर का जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है जब जॉब जो होती है लेथ पर बंधी हो तो उसकी टेपर मापी जाती है। द टेपर इज मेजर्ड व्हेन द जॉब इज टाइड ऑन द लेथ। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, टेपर, प्लग गेज व रिंग गेज द्वारा, स्टील रूल व माइक्रोमीटर द्वारा, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर द्वारा तथा साइनवार व स्लिप गेज के द्वारा। तो आप देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन पे एक बार फिर से गौर करेंगे तो देखेंगे कि जब जॉब लेथ पर बंधी हो तो उसकी टेपर मापी जाती है। क्या की जाती है? मापी जाती है। यहाँ पे टेपर मापना लिखा हुआ है। तो टेपर मापा जाता है किसके माध्यम से? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके माध्यम से हम लोग किसी भी माप को मेजर कर सकें, तो वो हमारे मापने के काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट में टेपर। तो टेपर की अगर हम लोग बात करें, किसी भी टेपर में एंगल तो होगा, तो टेपर मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग टेपर मापने के लिए यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, यानी कि आंसर सी हमारा निकल कर आता है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाएगा। सपोज दैट अगर यहाँ पे मापने के स्थान पे टेपर चेक लिखा होता है, क्या लिखा होता है आपका? चेक। तो यदि आपका यहाँ पे चेक लिखा होता है तो चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज और टेपर रिंग गेज का मदद हम लोग यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पर आंसर हमारा क्या निकल कर आता? टेपर प्लग गेज व टेपर रिंग गेज। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, मापना और चेक करना। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी गेजेस होते हैं आपके, गेज एक प्रकार के चेकिंग टूल होते हैं और जितने प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके एक प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। चलिए, यहाँ पे एक ख़ास बात भी जो है आपको बताई गई है। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 5 मिनट होती है। कितनी होती है? 5 मिनट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 233 नंबर का क्वेश्चन है, गियर वाला खराद का प्रकार है, यानी कि जो गियर लेथ होती है वो किस प्रकार की लेथ होती है? आपके पास ऑप्शंस हैं, इंजन लेथ, सेंटर लेथ, स्पीड लेथ या फिर स्पेशल पर्पस लेथ। तो गियर लेथ किसको बोलते हैं? ऐसी लेथ मशीन जिस पर मैक्सिमम रूप से केवल गियर का काम किया जाता है, यानी कि गियर बनाए जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गियर लेथ उस लेथ को बोलते हैं जिस लेथ का जो हेड स्टॉक का जो मैकेनिज्म होता है वो आपके ऑल गियर्ड हेड स्टॉक पे काम करता है। किस पे काम करता है? ऑल गियर्ड हेड स्टॉक, यानी कि हेड स्टॉक के अंदर सारे गियर पे ही काम होते हैं, वो आपकी गियर्ड लेथ कहलाती है। तो गियर्ड लेथ आपकी कौन सी होती है? जो आपकी सेंटर लेथ होती है वो आपकी गियर्ड लेथ होती है, यानी कि आपकी सेंटर लेथ में गियर हेड स्टॉक भी होता है और कॉन पुली हेड स्टॉक भी होता है। तो अगर गियर की बात करें तो सेंटर लेथ में भी आपका गियर हेड स्टॉक होगा, ठीक है। यदि हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड लेथ, एक स्पीड लेथ होती है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट ही हमारे क्या बोलते हैं ऑल इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जो अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पीड लेथ को कौन सी लेथ कहते हैं।
तो स्पीड लेथ को स्प्रिंग लेथ के नाम से भी जाना जाता है। मेटल स्प्रिंग की प्रोसेस के बारे में मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल स्पीड लेथ को स्प्रिंग लेथ भी कहते हैं। और स्प्रिंग प्रोसेस कौन सी होती है? मेटल, किसी भी मेटल पतली शीट से बर्तन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग मेटल स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। स्पीड लेथ जो होती है, स्पीड लेथ आपकी जो स्पीड होती है वहाँ पे 1200 से 3600 आरपीएम तक की स्पीड इसमें होती है। तो ये आपके स्पिंडल स्पीड 1200 से 3600 आरपीएम की जो स्पीड वाली लेथ होती है उसे हम लोग स्पीड लेथ या स्प्रिंग लेथ के नाम से जानते हैं। 234 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर थ्रेड होती है। आपने सभी ने लेथ मशीन का तो देखा होगा और लेथ मशीन का लीड स्क्रू के नाम को भी आपने सुना होगा। तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर थ्रेड होती है। वाट थ्रेड ऑन द लीड स्क्रू ऑफ द लेथ मशीन? ऑप्शंस हैं बटरस थ्रेड, एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड या फिर भी थ्रेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 95% एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना सभी प्रकार के एग्जाम में होती है। या फिर लीड स्क्रू से एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसको मैंने डिस्कशन पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे लीड स्क्रू पर जो थ्रेड होती है वो आपकी कौन सी हो जाती है? एक्मे थ्रेड हो जाती है। और एक्मे थ्रेड का जो एंगल होता है दोस्तों वो होता है 29 डिग्री एंगल इसका होता है एक्मे थ्रेड का। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर हम लोग लेथ मशीन के और भी पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि लेथ मशीन में किस पार्ट्स में कौन सी थ्रेड होती है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीड स्क्रू की। लीड स्क्रू में आपकी कौन सी थ्रेड हो जाती है? एक्मे थ्रेड हो जाती है। मैन स्पिंडल की अगर हम लोग बात करें जो कि हेड स्टॉक पे लगा हुआ होता है और जिस पर मोर स्टेपर होता है उस पर राइट हैंड वी थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस स्लाइड स्पिंडल की अगर हम लोग बात करें, क्रॉस स्लाइड जो कि आपके कटिंग टूल को जॉब की एक्सिस के एकदम 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री या लंबवत जॉब को टूल कटिंग टूल को मूव करता है, वहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड होती है। यदि हम लोग कंपाउंड स्लाइड के स्पिंडल की बात करें, यानी कि टॉप स्लाइड का जो स्पिंडल होता है उस स्पिंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस स्पिंडल में आपकी लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड पाई जाती है। टेलीस्टॉक स्पिंडल की अगर हम लोग बात करें तो टेलीस्टॉक स्पिंडल में लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने टॉपिक आपको बताया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दी हुई है। ये सारी जानकारी जो है आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके या फिर अपनी कॉपी पेन पर नोट करके इसको अपने पास रख सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और आपको 1000 क्वेश्चन की सीरीज में सभी क्वेश्चन ऐसे ही प्राप्त होंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप कोई भी एक एग्ज़ाम उठाकर देखेंगे और हमारे 1000 क्वेश्चन जो सक्सेस जोन द्वारा बनाए गए हैं टेक्निकल 1000 क्वेश्चन सीरीज के अगर आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चन में से आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में प्राप्त हो जाएंगे। सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 235 की बात करते हैं। सिलिकॉन एब्रेसिव, सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का जो प्रयोग है वो धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। तो किस प्रकार की जो धातुएं होती हैं उनकी ग्राइंडिंग के लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ उसके बारे में आपके ऑप्शंस जो हैं वो अभी हम देख लेते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं सिलिकॉन कार्बाइड की। सिलिकॉन कार्बाइड मुख्य रूप से सिलिका और कोरंडम से मिलकर बना हुआ होता है। सिलिका एक प्रकार की रेत होती है और सिलिका एक प्रकार का प्राकृतिक अब्रेसिव है, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड आपका एक प्रकार का कृत्रिम अब्रेसिव यानी कि आर्टिफिशियल अब्रेसिव आपका कहलाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन को आप लोग माइंड में जरूर रखें। ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपके ऑप्शन से दिए हुए हैं लो टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली मटेरियल रबर के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग हमेशा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील या लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले जो मटेरियल होते हैं जैसे कि कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, जितने भी नॉन फेरस मेटल हैं उन सभी की जो ग्राइंडिंग है वो हम लोग किसके द्वारा करते हैं? वो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली मटेरियल के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग के काफ़ी सारे और भी जो अब्रेसिव्स होते हैं उन अब्रेसिव के बारे में पूरा मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। तो एक एक अब्रेसिव को आप देखते चलें और एक एक ग्राइंडिंग मटेरियल के बारे में आप लोग नोट करते चलें। ध्यान रखें, सक्सेस जोन द्वारा आपको जितनी भी जानकारी दी जा रही है वो सारी जानकारी केवल निमी के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एक नंबर एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम जो कि आपका एक आर्टिफिशियल अब्रेसिव होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और इसकी ब्रिटलनेस थोड़ा कम होती है, यानी कि ये टफ और लेस ब्रिटल प्रकृति का होता है। इसका जो प्रयोग है वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है,
तो उनके लिए लाइक जैसे स्टील की बात कर लेते हैं, या फिर कार्बन स्टील है कि माइल्ड स्टील की बात कर लें, या फिर मेलेबल आयरन की बात कर लेते हैं, या फिर हाई स्पीड स्टील की बात कर लेते हैं, टूल स्टील की बात कर लेते हैं, रॉट आयरन की बात कर लेते हैं। इन सभी के बने हुए पार्ट्स की ग्राइंडिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। चलिए, ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ही कुछ और फॉर्म होते हैं, उन फॉर्म की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फॉर्म होते हैं। जैसे कि आपका ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एक प्रकार का अब्रेसिव होता है, और इसका प्रयोग जनरल पर्पस ग्राइंडिंग यानी कि टफ मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड थोड़ा हार्ड होता है, और इसका प्रयोग जितने भी हमारे टूल या डाई बनाए जाते हैं, तो उन डाई स्टील या टूल स्टील की ग्राइंडिंग के लिए हम लोग वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर करें। मैं आगे बढ़ता हूँ, 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर आपका सिलिकॉन कार्बाइड बोला गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल होता है। तो मेटल की ये प्रकृति ही होती है कि जो जितना ज़्यादा हार्ड प्रकृति का होगा वो उतना ज़्यादा भंगुर यानी कि ब्रिटल प्रकृति का होगा। यानी कि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा हार्ड होती हैं उन पे ज़रा सी चोट लगने पर वो टूट कर क्या हो जाती हैं? बिखर जाती हैं। धातु के इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करें सिलिकॉन कार्बाइड की, तो सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के जो मटेरियल होते हैं, यानी कि जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? काफ़ी कम होती है। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिन पे टेंसाइल फोर्स लगाए जाने पर, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन पे टेंसाइल फोर्स लगाए जाने पर ये आप खींचे जाने की प्रकृति का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जिन मटेरियलों की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है, जैसे कि लाइक अगर हम लोग बात करें ब्रास, कॉपर, ग्रे कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड अदर नॉन फेरस मेटल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। यदि हम लोग ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें, तो ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग वेरी हार्ड एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल लाइक जैसे सीमेंटेड कार्बाइड के जो मटेरियल्स होते हैं, टूल होते हैं, उनकी ग्राइंडिंग के लिए हम लोग ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। यदि डायमंड की बात कर लेते हैं, तो डायमंड एक प्रकार का आर्टिफिशियल भी एब्रेसिव कहलाता है और एक प्रकार का नेचुरल एब्रेसिव भी है। तो डायमंड के लिए हम लोग कार्बाइड का या फिर सेरामिक का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेरामिक की ग्राइंडिंग के लिए या फिर कार्बाइड की ग्राइंडिंग के लिए हम लोग डायमंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 236 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। देख लेते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ओपन स्ट्रक्चर का व्हील खालिस्तान के लिए प्रयोग किया जाता है। ओपन स्ट्रक्चर व्हील इज़ यूज्ड फॉर, ऑप्शंस हैं रफ ग्राइंडिंग, फिनिश ग्राइंडिंग, नॉर्मल ग्राइंडिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ओपन स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ओपन स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है, तो ग्राइंडिंग व्हील आपने देखे होंगे। फ्रंट से जब आप देखेंगे तो आपको ग्राइंडिंग व्हील कुछ इस प्रकार से ही दिखाई देंगे। एक्चुअली में ग्राइंडिंग व्हील आपके गोल होते हैं, लेकिन जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको फ्रंट से कुछ इस प्रकार का स्पेस ही आपको दिखाई देगा। तो ग्राइंडिंग व्हील की अगर हम लोग बात करेंगे, यदि इनमें एब्रेसिव काफ़ी ज़्यादा पास यानी कि काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं, काफ़ी ज़्यादा घने फॉर्म में होते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं डेंस या फिर क्लोज स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? डेंस बोलते हैं, यानी कि काफ़ी घना हुआ, या फिर क्लोज यानी कि पास पास स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यदि किसी ग्राइंडिंग फील्ड में एब्रेसिव काफ़ी दूर दूर पाए जाते हो, यानी कि काफ़ी दूर दूर आपके एब्रेसिव हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओपन यानी कि खुला प्रकार का ग्राइंडिंग व्हील का, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको ओपन स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बोल देते हैं। तो यदि हम लोग डेंस स्ट्रक्चर की बात करें, तो डेंस स्ट्रक्चर आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है आपका 0 से 7 नंबर तक का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका कौन सा होता है? डेंस यानी कि क्लोज स्ट्रक्चर होता है। और 8 नंबर से आपका जो कि 14 नंबर तक का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। ये दोनों चीज़ें आप सबसे पहले कॉपी में नोट जरूर करें। तो ओपन स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो ओपन स्ट्रक्चर का जो व्हील होगा, चूँकि उसमें एब्रेसिव ज़्यादा दूर दूर फॉर्म में होंगे, तो वो एक प्रकार की आपकी क्या करेंगे? रफ ग्राइंडिंग प्रोसेस करेंगे, यानी कि जो कि काफ़ी ज़्यादा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मटेरियल निकलता है, उस प्रकार की ग्राइंडिंग के लिए हम लोग ओपन स्ट्रक्चर के व्हील का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको और भी जानकारी, हालांकि यहाँ पे सॉरी मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाया हूँ। तो जो आपका ओपन स्ट्रक्चर का व्हील होता है वो आपकी रफ ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो आपका डेंस स्ट्रक्चर का जो व्हील होता है वो फिनिश ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसके और भी जो अवयव है मैं आपको बाद में प्रोवाइड जरूर करूँगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हेड स्टॉक स्पिंडल के अंदर जो होती टेपर कटी होती है।
हेड स्टॉक स्पिंडल की अगर हम लोग बात करें, यानी कि मैन स्पिंडल, जो कि मैंने आपको इसके पहले भी क्वेश्चन में बताया हुआ है। मैन स्पिंडल में आपकी राइट हैंड कौन सी थ्रेड होती है? वी थ्रेड होती है। इस पर जो स्पिंडल के अंदर जो टेपर कटा हुआ होता है, वो टेपर एक्चुअली होता कौन सा है? आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं जैसे कि ऑप्शन ए मोर्स टेपर, मैट्रिक टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर या फिर जार्नो टेपर। तो हमेशा हेड स्टॉक स्पिंडल या फिर लेथ मशीन की अगर हम लोग बात करें, तो लेथ मशीन के किसी भी पार्ट की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो बैरल हो आपका, या फिर लेथ मशीन का स्पिंडल हो, या फिर आपका सेंटर्स हो, सभी में मोर्स टेपर ही काटा जाता है। मोर्स टेपर के यहाँ पे कुछ मैंने व्याख्या की हुई है, तो ये सारी चीज़ें आप अगर नोट कर लेंगे तो काफ़ी सारा आपका मोर्स टेपर का यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यानी कि मोर्स टेपर से आप काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो जैसे आपका दिया हुआ है, मोर्स टेपर लेथ मशीन के स्पिंडल, लेथ टेलस्टॉक के बैरल, लेथ मशीन के सेंटर, ड्रिल की टेपर शैंक, ड्रिल चक की टेपर शैंक, रीमर की शैंक और स्लीप की शैंक में मोर्स टेपर पाया जाता है। मोर्स टेपर का इंक्लूडेड एंगल आपका 3 डिग्री होता है और इसका जो टेपर रेशियो होता है आपका 1:20 होता है। यदि हम लोग टेपर नंबर की बात करें तो मोर्स टेपर आपके MT0 से MT7 नंबर तक पाए जाते हैं। और ड्रिल में अगर हम लोग बात करें कि ड्रिल में कहाँ से कहाँ तक मोर्स टेपर पाया जाता है, तो ड्रिल में MT1 से MT5 तक मोर्स टेपर पाया जाता है। और यही आपके आंसर में हमेशा आंसर आपको लगाना है। इनकेस यदि आपका MT1 से MT5 यदि आपके ऑप्शंस में नहीं दिया हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? MT0 से MT4 तक आपको क्या करना है? आपके ऑप्शन में क्लियर करना है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए आपका MT1 से MT5 और सेकंड आपका होना चाहिए MT0 से MT4। यदि हम लोग लेथ सेंटर की बात कर लें, तो लेथ सेंटर में आपके MT0 से MT6 तक के मोर्स टेपर भी होते हैं। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। 238 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी प्लानर, यानी कि प्लानर की बात की जा रही है यहाँ पे, मशीनिस्ट का क्वेश्चन है। किसी प्लानर में कार का संपादन निम्नलिखित विधि के द्वारा होता है। द एडिटिंग ऑफ वर्क इज अ प्लानर इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड। ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं। टेबल की गति के द्वारा, रैम की गति के द्वारा, टूल की गति के द्वारा या फिर क्लैपर बॉक्स की गति के द्वारा। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लानर मशीन की। तो प्लानर मशीन काफ़ी बड़ी होती है, इसका जो हाउसिंग होता है, हाउसिंग काफ़ी बड़ा होता है। और ये मुख्य रूप से इस पर जो होती है, टेबल पर हम लोग क्या करते हैं? जॉब को रखते हैं, यानी कि ये टेबल इसका मूव होता है, इसका टेबल काफ़ी बड़ा होता है और इसके टेबल पे ही हम लोग जॉब को रखते हैं। और ये टेबल के माध्यम से ही कार का संपादन करती है, यानी कि इस पर टेबल मूव होती है, जिस कारण से आपका जॉब में मशीनिंग प्रोसेस होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर ए, प्लानर में कार का संपादन टेबल की गति के द्वारा होता है। यहाँ पे और भी कुछ बातें हैं जो प्लानर मशीन से संबंधित हैं, जो कि OFRC 2017, अप्रेंटिस एग्ज़ाम OFRC 2017 और ऑर्नेस फैक्ट्री मेडक एग्ज़ाम, DMRC एग्ज़ाम, इसरो एग्ज़ाम, सेल एग्ज़ाम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 मीटर से अधिक लंबे कारखंड की सतह को मशीनन करने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो 2 मीटर से अधिक लंबे कारखंड की सतह को मशीनन करने के लिए हमेशा प्लानर मशीन का प्रयोग किया जाता है। किस मशीन का प्रयोग करते हैं? प्लानर मशीन का। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे जैसे मशीन के बारे में भी आपको जानकारी दी है, जो कि मिलिंग मशीनिस्ट ट्रेड से संबंधित हैं, तो आप इनको नोट जरूर करेंगे। शेपर मशीन का जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है और बैकवर्ड स्ट्रोक का अनुपात 3:2 होता है, जबकि इसमें रैम का मोशन में कार का संपादन होता है। स्लॉटर मशीन में 3:2 इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रोक का अनुपात होता है, इसमें भी रैम के मोशन से कार का संपादन होता है। यदि प्लानर मशीन की बात करें तो प्लानर मशीन में फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक का अनुपात 2:3 होता है, जबकि इसमें टेबल के मोशन से आपका कार्य का संपादन होता है। तो इसमें क्या होता है 2:3 क्यों दिया गया है? क्योंकि हमेशा प्लानर मशीन में कटिंग टूल टेबल की बैकवर्ड मोशन में क्या करता है? कटिंग प्रोसेस करता है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। 239 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े तथा भारी कामों के लिए खालिस्तान बेड की लेथ मशीन प्रयोग की जाती है। फॉर लार्ज एंड हैवी वर्क बेड लेथ मशीन इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन हैं फ्लैट बेड, वी बेड, कॉम्बिनेशन बेड या फिर नॉन ऑफ दीज। तो बड़े तथा भारी कामों की अगर हम लोग बात करें, जो कि काम काफ़ी बड़े, जैसे कि आपके टरबाइन बनाए जाते हैं, स्टीम टरबाइन हो, वाटर टरबाइन हो, हाइड्रो टरबाइन हो, तो किसी भी प्रकार का जो टरबाइन है, यानी कि जितने भी जो बड़े कारखंड होते हैं, उनको पकड़ने के लिए हम लोग किस प्रकार की बेड का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे हम लोग हमेशा फ्लैट बेड का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो आपकी मशीन में, लेथ मशीन में आपके बेड, 2 बेड आपके बेड भी अगर आपके फ्लैट टाइप के होते हैं, ये आपका फ्लैट प्रकार का बेड है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैट बेड। अगर आपके लेथ मशीन में वी टाइप के बेड होते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं वी बेड। ये आपका वी बेड होता है, ये आपके फिनिश वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। और तीसरा बेड होता है जो आपका फ्लैट का और वी का क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन होता है।
चलिए आगे हम लोग बेड के बारे में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेथ बेड के यूजेस काफ़ी सारे बताए हुए हैं, वीडियो को पॉज करके उसको नोट जरूर करें। जैसे कि फर्स्ट है आपका फ्लैट बेड, भारी तथा रफ कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। वी बेड फिनिश तथा हल्के काम के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन बेड सभी प्रकार के काम में प्रयोग किया जाता है। और जो गैप बेड होता है वो आपका अधिक बड़े व्यास के कार्यों के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला 240 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें सेल और इसरो के एग्ज़ाम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो अगर हम लोग बात करें, इसरो की अगर हम लोग बात करें तो इसरो के एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन जो साइंस लेवल से आते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पदार्थ की सामर्थ्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि बात कर लेते हैं पॉइजन रेशियो, पॉइजन अनुपात की ऐसा यूनिट क्या होती है, व्हाट इज़ द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पॉइजन रेशियो। आपके ऑप्शन हैं किलो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, mm मिलीमीटर, और या फिर यूनिट लेस, यानी कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो पॉइजन रेशियो के अगर हम लोग फार्मूले पे जाते हैं तो पॉइजन रेशियो का जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार का होता है कि किसी भी जो आपका कोई भी आपका जो एक मटेरियल होता है या फिर आपका जो पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स पे जब हम लोग क्या करते हैं कोई भी फोर्स लगाते हैं, यानी कि टेंसाइल फोर्स समथिंग लगा रहे हैं, तो टेंसाइल फोर्स लगाने पर क्या होगा, टेंसाइल फोर्स लगाने पर इसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो जाएगी, इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, जबकि इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी विकृतियाँ हो रही हैं, एक तो आपकी क्रॉस सेक्शनल यानी कि पार्श्व विकृति हो रही है, दूसरी आपकी लेंथ यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल विकृति हो रही है। तो दोनों का जो रेशो होता है, यानी कि दोनों का जो अनुपात होता है, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, दोनों का रेशो क्या होता है आपका, पॉइजन अनुपात कहलाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, या फिर म्यू बराबर होता है आपका 1/m से भी इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो चूंकि विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है, इसी प्रकार से पॉइजन रेशियो की भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आंसर हमारे क्या निकाला के आ जाता है, आंसर डी, पॉइजन रेशियो यूनिटलेस होता है। इसे हम लोग 1/m से भी प्रदर्शित करते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हुई यहाँ पे, तो आप नोट कर सकते हैं। इसे हम लोग 1/m से भी प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई नहीं होती है, यह वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है और प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका मान भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर हम लोग कॉर्क की बात कर लेते हैं, जो कि बोतल के ढक्कन पर कॉर्क लगाई जाती है, तो उसका पॉइजन रेशो 0.00 होता है। कंक्रीट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कंक्रीट जिसकी रोड बनाई जाती है, सीमेंट का जो मिक्सअप होता है, उसके लिए पॉइजन रेशो का मान 0.08 से 0.18 तक होता है। कास्ट आयरन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कास्ट आयरन का आपका हो जाता है 0.23 से 0.27 तक आपका पॉइजन रेशो होता है। यदि हम लोग स्टील की बात कर लें तो स्टील का पॉइजन रेशो 0.25, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कास्ट आयरन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक आपका स्टील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपका एक रबड़ इंपॉर्टेंट है। ये तीन आप इनको याद जरूर कर लें। तो कास्ट आयरन का तो हो गया था। स्टील का 0.25 से 0.33 होता है, कॉपर का 0.31 से 0.34 होता है, ब्रास का 0.32 से 0.34 होता है, एल्यूमिनियम 0.32 से 0.36 और रबर का 0.43 से 0.50 होता है। क्वेश्चन नंबर 241 पे चलते हैं। तो 241 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेड स्टॉक का जो स्पिंडल होता है, यानी कि लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक होता है, उस हेड स्टॉक में जो स्पिंडल होता है, उस स्पिंडल में किस प्रकार का सेंटर फिट किया जाता है। तो हेड स्टॉक स्पिंडल आपने देखा होगा, हेड स्टॉक का जो स्पिंडल होता है कंटिन्यूस क्या होता है, घूमता है, क्योंकि स्पिंडल यदि नहीं घूमेगा तो जॉब पर कोई भी वर्क कैसे होगा। तो ये लगातार घूमता है, जो चीज़ लगातार घूमती रहती है यानी कि वो जिंदा है, जिंदा है मतलब लाइव है। तो वहाँ पे हम लोग हेड स्टॉक पे कौन सा सेंटर प्रयोग करते हैं, हमेशा लाइव सेंटर प्रयोग करते हैं। और डेड सेंटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, टेल स्टॉक में डेड सेंटर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि टेल स्टॉक घूमता नहीं है, यानी कि वो मृत है, तो वहाँ पे हम लोग डेड सेंटर का प्रयोग करते हैं। 240 यहाँ से और भी कुछ सेंटर के बारे में मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। काफ़ी मेहनत से आपके लिए जो मैंने टॉपिक तैयार किए हुए हैं, ये टॉपिक के लिए आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट जरूर करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बॉल सेंटर की बात कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का आपका बॉल सेंटर होता है। और ये बॉल सेंटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब आप ऑफसेट मेथड से क्या करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं। तो ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग के दौरान हम लोग बॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं। डेड सेंटर की बात करें तो डेड सेंटर लंबे शाफ्ट को सहारा देने के लिए हम लोग डेड सेंटर का प्रयोग करते हैं। रिवॉल्विंग सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो बड़े तथा भारी जॉब को सहारने के लिए रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग किया जाता है। पाइप सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो पाइप को सहारा देने के लिए पाइप सेंटर का प्रयोग किया जाता है।
और हाफ सेंटर की बात करें तो फेसिंग के दौरान हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है। ये वाला आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ सेंटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खालिस्तान सेंटर जॉब के साथ घूमता है। खालिस्तान सेंटर रोटेट्स विथ जॉब। तो यहाँ मैंने अभी जस्ट पहले ही आपको बताया मैंने कि आपका जो लाइव सेंटर है वो आपका किसके साथ घूमता है, जॉब के साथ घूमता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गियर्ड हेड स्टॉक में खालिस्तान नहीं होती है। तो गियर्ड हेड स्टॉक यानी कि मैंने आपको गियर लेथ के बारे में पहले भी आपको क्लियर किया हुआ था। ऐसी लेथ मशीन जिसके हेड स्टॉक में गियर का मैक्सिमम यूज किया जाता है, यानी कि जो कि गियर्ड ऑपरेटेड होती है, तो उसे हम लोग गियर्ड लेथ मशीन बोलते हैं। तो गियर्ड हेड स्टॉक में खालिस्तान नहीं होती है। ऑप्शंस हैं आपकी क्रीपिंग, स्लीपिंग, पॉजिटिव ड्राइव या फिर नॉन ऑफ दिस। तो गियर के माध्यम से तो हमेशा पॉजिटिव ड्राइव होती है, यानी कि ये चीज़ क्लियर है कि पॉजिटिव ड्राइव आपकी होगी ही होगी, क्योंकि गियर में स्लिप होने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो चूँकि गियर में स्लिप होने का कोई चांस नहीं होता है, यानी कि इस पर स्लिपिंग नहीं होती है। तो आंसर यहाँ से क्या निकल कर आता है हमारा, गियर्ड हेड स्टॉक में स्लिपिंग नहीं होती है, क्योंकि गियर आपस में कभी भी स्लिप नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपके आपस में क्या होते हैं, मैश होकर चलते हैं। आपस में क्या होते हैं, मैश होकर चलते हैं, जिस कारण से उनमें स्लिपिंग होने की कोई संभावना नहीं होती है। अगर हम लोग क्रीपिंग की बात कर लेते हैं तो क्रीपिंग आपकी रोप वे यानी कि जो रोप ड्राइव होती है, उस रोप ड्राइव में क्रीपिंग की संभावना मैक्सिमम होती है, या फिर बेल्ट ड्राइव में क्रीपिंग की संभावना मैक्सिमम होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 244 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग लेथ कॉर्न पुली हेड स्टॉक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लेथ मशीन के कॉर्न पुली हेड स्टॉक के बारे में जानने के लिए आपको इस लिंक पर क्या करना है, क्लिक करना है, और आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, लेथ मशीन के कॉर्न पुली हेड स्टॉक की तरफ, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे 244 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स। लीड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। लीड स्क्रू का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। लीड स्क्रू इज़ यूज्ड फॉर, तो आपने देखा होगा लेथ मशीन में मान के चलो अगर आपका ये हेड स्टॉक होता है, यहाँ पे आपका चक लगा हुआ होता है और चक के साथ आपने जॉब को पकड़ा हुआ है, और ये आपका एक टेल स्टॉक है, और टेल स्टॉक के नीचे बेड के नीचे आपका एक स्क्रू लगा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीड स्क्रू। और लीड स्क्रू में राइट हैंड एक में थ्रेड कटी होती है, राइट हैंड एक में थ्रेड। तो लीड स्क्रू का प्रयोग हमेशा केवल एक ही प्रोसेस होती है जिसके लिए लीड स्क्रू का प्रयोग करते हैं, और वो प्रोसेस होती है थ्रेड कटिंग, यानी कि चूड़ियाँ काटने। तो चूड़ियाँ काटने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लीड स्क्रू का प्रयोग करते हैं, जिसमें कौन सी थ्रेड होती है, जिसमें होती है आपकी एक्मे थ्रेड, जिसका एंगल कितना होता है, जिसका एंगल है 29 डिग्री। वीडियो को पूरा देखने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर करें, अंत तक ज़रूर देखें। लेथ मशीन में चूड़ी काटते समय हाफ नट का प्रयोग किया जाता है, जिसे लीड स्क्रू से इंगेज किया जाता है, जिस पर एक्मे थ्रेड कटी होती है, जिसका कोण 29 डिग्री होता है। तो अगला क्वेश्चन है, मल्टी पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टी पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल आपका कौन सा हो जाएगा, ड्रिल। तो ड्रिल आपका चूड़ी बनाने वाला औजार नहीं होता है, मतलब आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। रीमर आपका चूड़ी बनाने वाला औजार नहीं होता है, यानी कि आपका ये आंसर भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ब्रोच भी आपका चूड़ी काटने वाला औजार नहीं है, तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या है हमारा, चेजर। तो जो मशीन चेजर होता है जिसके माध्यम से चूड़ी काटी जाती है, तो ये मल्टी पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल होता है। कुछ इस प्रकार से आपका चेजर बनाया जाता है, ये आपका चेजर है जो आप देख रहे हैं, ये प्रकार का आपका चेजर होता है। ये आपका एक हैंड चेजर है। हैंड चेजर का प्रयोग केवल चूड़ियों को सही करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिमिट फिट टॉलरेंस प्रणाली से है, तो क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन में एक्चुअली में आपको पूछा गया है कि जो एक्स है, ये एक्स किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि आपकी ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन आपकी कौन सी लाइन कहलाती है, जीरो लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है, जीरो लाइन। और जीरो लाइन के ऊपर जो हमने ये बनाया हुआ है, ये आपके किसी होल या किसी शाफ्ट का टॉलरेंस क्षेत्र बना हुआ है, ये किसी भी शाफ्ट का टॉलरेंस क्षेत्र बना हुआ है। तो इसमें जो चीज़ अपर की ओर होती है, तो अपर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अपर डेविएशन। क्या बोलते हैं, अपर डेविएशन। और जो चीज़ लोअर के पास बनी होती है, यानी कि जो चीज़ नीचे से बनी हुई है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर डेविएशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाता है, लोअर डेविएशन। और ये लोअर डेविएशन ही फंडामेंटल डेविएशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, चित्र में एक्स क्या प्रदर्शित कर रहा है आपका, तो चित्र मैंने आपको पहले दिखाया, एक बार फिर से मैं आपके सामने चित्र बना देता हूँ। आपका चित्र कुछ इस प्रकार से है। इस पर ये पूछा जा रहा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा पूछा जा रहा है कि ये हिस्सा एक्चुअली में क्या बना रहा है।
तो ये हिस्सा जो बना रहा है आपका एक्चुअल में क्या बना रहा है, ये आपका लोअर डेविएशन बना रहा है। चलिए डेविएशन वगैरह क्या होते हैं, लिमिट फिट टॉलरेंस में, ये सारी सिस्टम के बारे में आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूँगा। 247 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि जो लाइव सेंटर होता है, जिसके बारे में हमने काफ़ी सारी चर्चाएँ की हैं अभी, तो लाइव सेंटर जो है बनाया जाता है। ऑप्शंस हैं माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील। तो जो लाइव स्टील होता है, लाइव सेंटर होता है, लाइव सेंटर जॉब के साथ घूमता है और जॉब के साथ घूमने से इस पर किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होता है, जिससे घर्षण नहीं होता है। घर्षण नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार से लाइव सेंटर को नुकसान नहीं पहुंचता है और यही कारण है कि लाइव सेंटर आपका किसका बनाया जाता है, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो सेंटर जो होते हैं आपके हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, लेकिन आपका जो लाइव सेंटर होता है, लाइव सेंटर को छोड़कर सभी प्रकार के सेंटर आपके हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फाइबरस स्ट्रक्चर। फाइबरस स्ट्रक्चर किस प्रकार के मटेरियल के होता है, यानी कि किस प्रकार के मटेरियल में फाइबरस स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखेंगे कि ब्रिटल जो होता है, ब्रिटल भंगो सामग्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ग्रेनुलर होता है। इलास्टिक मटेरियल का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपका लगभग कहना चाहिए एक आपका जो रवा होता है, यानी कि क्रिस्टलाइज होता है। और हार्ड मटेरियल का स्ट्रक्चर भी आपका क्या होता है, लगभग क्रिस्टलाइज होता है। लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपका रॉट आयरन, तो रॉट आयरन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइबरस होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या निकल कर आ जाता है, डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रक्चर फाइबरस होता है। अगला आपका सामने क्वेश्चन है मैंड्रल बनाए जाते हैं। मैंड्रल आर मेड, आपके सामने ऑप्शन हैं कास्ट आयरन, रॉट आयरन। यहाँ पे रॉट आयरन की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप लोग माइंड मत करेंगे। रॉट आयरन WROUGHT होता है रॉट आयरन। रॉट आयरन, माइल्ड स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील। मैंड्रल सक्सेजन द्वारा बनाई गई सबसे पहली वीडियो जो है वो मैंड्रल ही है। मैंड्रल के प्रकार, मैंड्रल किस प्रकार से काम करता है, मैंड्रल के और क्या क्या उपयोग हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए आप हमारी सबसे पहली वीडियो जो कि बनाई गई थी मैंड्रल, आप सक्सेजन की चैनल पर जाकर सबसे पहला वीडियो अगर आप सर्च करेंगे या फिर आप सीधे सर्च बार पे जाके सीधे सर्च करेंगे मैंड्रल, तो मैंड्रल जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको सक्सेजन के माध्यम से मैंड्रल के पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। वैसे फ़िलहाल मैंड्रल आपका बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। मैंड्रल से संबंधित जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा ज़रूर हूँ। इसको आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोक करके इन सब चीज़ों को नोट जरूर करें। आप लिखा हुआ है मैंड्रल को लेथ आर्वर भी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह हाई कार्बन स्टील का शाफ्ट के आकार का होता है। इसमें टाइप B के प्रकार का सेंटर ड्रिल किया जाता है। इसकी लंबाई में टेपर का अनुपात 1:2000 होता है तथा टेपर 0.004 इंच से 0.006 इंच तक होता है। मैंड्रल का व्यास जॉब के बोर से थोड़ा अधिक रखा जाता है और मैंड्रल के दोनों सेंटर के बीच में पकड़ा जाता है। इतनी सारी जानकारी आपको एक बुक में कभी भी प्राप्त, किसी भी बुक में आपको इतनी जानकारी, जो कि हर लाइन से एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है। यदि किसी कोई एक्सपीरियंस बंदा जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम दे चुका है टेक्निकल के, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको वो बता देगा कि प्रत्येक लाइन जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपका एक क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ से आप इसको नोट जरूर करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 250। कंपाउंड रेस्ट के द्वारा जो टेपर है वो कौन सी टेपर काटी जाती है। तो कंपाउंड रेस्ट के द्वारा जो टेपर काटी जाती है वो होती है आपकी कम लंबाई की टेपर और स्टीप टेपर होती है। कंपाउंड रेस्ट के माध्यम से स्टीप यानी कि खड़े ढाल वाले जो टेपर होते हैं वो आपके किसके द्वारा काटे जाते हैं, कंपाउंड रेस्ट के माध्यम से काटे जाते हैं और ये कम लंबाई में काटे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो 10वां जो क्लास थी सक्सेजन टेक्निकल क्लासेस की जो MCQ 1000 क्वेश्चन जो चल रही है उसकी जो 10वीं क्लास थी आपकी यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। और यदि आप ये PDF वाई करना चाहते हैं तो PDF वाई करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। PDF का जो रेट रखा गया है वो टोटल आपका 199 PDF का रेट है। आपको सिर्फ 100 रुपये में आपको ये प्राप्त हो जाएगी। ये वीडियो अगर आपको हमारा कंटेंट यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक बहुत ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स पर हमको लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। जुड़े रहें सक्सेजन के साथ। नमस्कार।